तो गाइस ओलंपिया फाइनली फिनिश हो गया है और इस बार तो मजा ही आ गया। जिस तरह की हाइप इस बार ओलंपिया को लेकर बनी हुई थी, आई कैन इजीली से कि शो उस हाइप के अकॉर्डिंग हुआ है। रात के 1 बजे करीब लाइव स्ट्रीम हो रहा था ऑफिशियल ओलंपिया की वेबसाइट पर। आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट करना और फिर रिकॉर्डिंग एंड देन एडिटिंग एंड देन मॉर्निंग में अपलोड। बहुत कुछ इसमें अच्छा हुआ, जैसे हमें न्यू चैंपियन मिले हार्डी चुपन और एरिन बैंक्स जैसे। बट बहुत कुछ बुरा और अनएक्सपेक्टेड भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहतर हो सकती थी 100%। बिग रैमी का फर्स्ट से सीधा 5th पर आ जाना, क्योंकि ये वही बिग रैमी है 2021 के जिनको जजेस ने अपनी मर्जी से जिताया था। अब ऐसे में एक बॉडी बिल्डर तो यही सोचेगा कि मैं ही चैंपियन हूँ, नेक्स्ट अगर मैं इससे ज्यादा मैसिव होकर आ जाऊं और अच्छी कंडीशन में आ जाऊं तो जीतना पक्का है। क्योंकि हार्डी को मिला था 3rd प्लेस, तो उनका कोई चांस ही नहीं था जिस तरह से अभी तक जजिंग करी जा रही थी। और फिर इस पूरे साल और भी ज्यादा फोकस और डेडिकेटेड होकर बिग रैमी आते हैं, मैच ऐड करके इन कंडीशन अच्छी करके। तो क्या होता है आप जानते ही हो, जजेस बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं रैमी की फिजिक से। यस, रैमी की फिजिक में इशू थे जिसकी बातें जरूर करेंगे हम वीडियो में, बट गाइस ये इशू लास्ट ईयर भी थे काफी हद तक। और बिग रैमी का इससे बेहतर वर्जन जैसे आप देखोगे ये 2017-2018 के बिग रैमी और फिर 2020 के बिग रैमी। तो देखो कैसे इनके लेग और आर्म्स 2017 और 2018 में ज्यादा बिगर एंड मोर नेचुरल से लुक दे रहे हैं। इनके ट्राइसेप एंड बाइसेप सी हाउ फुलर दे वर, एंड ट्राइसेप्स तो अब जैसे नॉन एग्जिस्टेंट से हो गए हैं। और वहां ही वाज प्लेसिंग 2nd या फिर 6th, पर विनर नहीं बन रहे थे। एब्स भी अगर आप देखोगे तो 2018 में बिग रैमी के एब्स ज्यादा शार्प और वेल सेपरेटेड से लग रहे हैं, और विनर बनते हैं बिग रैमी 2020 में। जजेस इस वक्त क्लियरली एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जजेस के भी जैसे मूड स्विंग हो रहे हैं कि वो कुछ साल मैसिव बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्रैंडन 2019 में ही वाज डेफिनेटली लूजिंग फ्रॉम हार्डी। एक कॉम्पैक्ट और बेहतर कंडीशन फ्रेम के साथ आए थे हार्डी उस ईयर में, बट जजेस जा रहे थे साइज और फुलनेस पर। और फिर नेक्स्ट ईयर बिग रैमी उससे भी ज्यादा मैसिव होकर आ गए और डिसेंटली कंडीशनड, बट नोवेयर कंपेयर्ड टू हिज ओल्डर वर्जन्स। और फिर जजेस अब कुछ साल कंडीशन और एस्थेटिक्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं इस साल से। रैमी को तो समझ ही नहीं आया होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। अब ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा अगर हम अगले 3, 4 या फिर 5 साल में ये देखें कि जजेस फिर से एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और फिर से मैस वाले बॉडी बिल्डर्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर ये साइकिल फिर से रिपीट होती रहेगी। खैर बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि मैं पूरे ओलंपिया के बारे में बात करना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेंस फिजिक, क्लासिक डिवीजन, ओपन डिवीजन, सबके बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस अभी के अभी, और स्टार्ट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिक्स रिएक्शन थे। कुछ लोगों को ये पसंद आई, कुछ लोगों को स्क्रिप्टेड या नकली लगी। ये लोगों की पर्सनल ओपिनियन है, उस बारे में क्या बोलें। बट जब पोस्ट शो सारे इवेंट्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पैनल में चैंपियंस बैठे थे सारे डिवीजन के। तो वहाँ इन्होंने खुद ही अनाउंस करा कि इस पूरे ओलंपिया में उनको एक चीज खुद ही पसंद नहीं आई, और वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर इन्होंने बताया कि वो प्रीवियस ओलंपियाज में भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं ताकि इसे बहुत ज्यादा बेहतर बना सके और इंगेजिंग बना सकें, और वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि व्यूवर्स के लिए प्री शो को इंगेजिंग और ज्यादा कैसे बनाया जाए। तो इस बार वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर कुछ बेटर अरेंजमेंट होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। आपको क्या लगता है गाइस, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाली अच्छी थी या फिर वैसी होनी चाहिए जहां सारे एथलीट्स पैनल में बैठते थे, देन व्यूवर्स या मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन आंसर करते थे? पर्सनली मुझे तो उस टाइप की कॉन्फ्रेंस में बहुत मजा आता था जब जेरेमी थोड़ा अग्रेसिव हो जाते थे या फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर होते थे और रियल ट्रैश टॉक हुआ करती थी। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द मेन इवेंट। तो ओपन डिवीजन की बात से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्टैक्ड अप लाइनअप था इस बार के ओपन डिवीजन का, एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर आए थे इस बार। बहुत सारे न्यू फेसेस भी हमें दिखाई दिए, जैसे हमारे क्रिजो भाई जो आए हैं 12th प्लेस पर। एंड ऑनेस्टली फॉर द फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया डेब्यू ये बहुत सही प्लेसिंग है, क्योंकि ये क्रिजो का मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं है। ना ही अभी वो हमें क्रेजी कंडीशन और पील दिखे, और ना ही उनकी पोजिंग के इश्यूज अभी सॉर्टेड थे। एंड मुझे सीरियसली लगता है जैसा फ्रेम क्रिजो का है और जैसी मसल बैलीज ही इज होल्डिंग, अगर क्रिजो को हैनी रैम्बोर्ड जैसे कोच मिल जाए तो ये डेफिनेटली फाड़ कर रख देंगे। ये साइज और मसल बैलीज विद क्रेजी लेवल ऑफ कंडीशनिंग एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट नाम है एंड्रयू जैक्ट का, जो 8th आए हैं। इनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था गाइस, क्योंकि इन्होंने अपनी फिजिक रिवील ही नहीं की थी बहुत लंबे टाइम से, और फिर आर्नोल्ड यूके के बाद से सीक्रेट एजेंट मोड में चले गए। इनकी ट्रेनिंग वीडियोस भी कुछ इस तरह थी। खैर इन्होंने ओलंपिया से पहले 2 पॉडकास्ट भी अटेंड करे थे जहां पर ये कुछ कॉन्फिडेंट नहीं लगे। इन्होंने कहा कि ये फन करने जा रहे हैं, ये देखेंगे कैसे होता है, ही इज एक्साइटेड एंड ऑल दैट। बट फिर जब हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां भी ये फुल ढके हुए थे, बट इतना साइज होल्ड कर रहे थे कि सबसे ज्यादा ह्यूज दिख रहे थे। स्टेज पर टॉप एथलीट्स के सामने जाइंट लग रहे थे एंड्रयू जैक्ट। पोजिंग भी इनकी मजेदार थी, बिल्कुल बीट पर अपने टैंक जैसे स्ट्रक्चर फ्लेक्स कर रहे थे एंड में स्प्लिट भी कर दिया। ओवरऑल इनकी पोजिंग मुझे पर्सनली सेकंड बेस्ट लगी। सबसे बेस्ट पोजिंग किसकी थी ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 8th प्लेस इज आई थिंक वेल डिजर्व फॉर एंड्रयू जैक्ट। सैमसन डॉडर जो 6th आए उनको ही रिप्लेस कर सकते थे, बट एनीवेज कंसीडरिंग एंड्रयू बैक से काफी सॉफ्ट थे, आई थिंक इट वाज वेल डिजर्व। तो अगर बात करें एक शॉकिंग नए चेहरे के बारे में जिसके बारे में आई थिंक शायद ही कोई बात कर रहा था टॉप 6 के लिए,
वो है सैमसन डॉडा। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आपको याद होगा मैं सैमसन को बहुत अच्छा बताया करता था, मुझे पर्सनली बहुत सही लगता था ये एथलीट। सैमसन डॉडा इस साल जैसी बैक लेकर आ रहे हैं, वो लाइनअप में बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं और आई थिंक सैमसन इस बार टॉप 6 में आ ही जाएंगे। और यहाँ पर तो ये टॉप 6 में आ गए। और गाइस सैमसन को फर्स्ट कॉल आउट से निकाल करके एक बार दोबारा कंपेयर करा गया था इयान, एंड्रयू और हंटर के साथ, बट सैमसन वाज एबल टू डिफेंड हिज प्लेस अगेन, क्योंकि सैमसन की फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, एक अच्छा वी टेपर ही वाज होल्डिंग और ऐसा क्लियरली लग रहा था कि अभी और भी मास इनके फ्रेम पर ऐड करी जानी चाहिए to improve even more because of his height and huge frame। पूरी तरह से इनका पोटेंशियल अभी अनलॉक नहीं था, जो इनके लिए काफी अच्छी बात है। His traps were amazing, he definitely delivered here, so congratulations to Samson। और इनके पास बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का एंड आई थिंक ये और भी बेटर हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर। बट डेरेक मैन ही मेड हिस्ट्री फ्रॉम द प्रीजजिंग इटसेल्फ। जैसे ही आकर ये खड़े हुए एंड डिड फ्रंट रिलैक्स्ड, क्राउड वेंट क्रेजी, इट वाज सो गुड। और सेम चीज डेरेक के बैक पोजेस में हुई, द क्राउड लॉस्ट इट। और ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है गाइस, डेरेक के काफी पोजेस में यही हो रहा था। डेरेक जो 212 डिवीजन में बहुत फेमस थे और लास्ट ईयर के विनर भी, इनको भी मैं बहुत कवर करता था अपनी बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स में। तो अब वो ओलंपिया में जब आएंगे बहुत ही जबरदस्त डेंजरस होकर आएंगे और बहुत ज्यादा हमें शॉकर्स देखने को मिल सकते हैं इस बार के ओलंपिया में। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि पिट्सबर्ग प्रो में जहां पर ये हेडलाइन बनाई डायरेक्ट ने, वहां पर गेस्ट पोजिंग के लिए बुलाया गया था निक वॉकर को, हंटर लेब्राडा को, विलियम वॉनेक और बिग रैमी को। डायरेक्ट वहां के लिए स्केड्यूल भी नहीं थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिग रैमी वहां प्रेजेंट हो ही नहीं पाए और फिर डायरेक्ट जो वहां अवेलेबल थे उनसे पूछा गया कैन यू डू इट, कैन यू फिल इन फॉर बिग रैमी, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह ये हिस्ट्री बनी। डायरेक्ट को सबने 212 में देख रखा था एंड 212 ओपन डिवीजन से काफी कम पॉपुलर है, सो बहुत से लोग तो डायरेक्ट को जानते भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से डायरेक्ट ने टक्कर दी अपने साइज और कंडीशनिंग से वहां पर ब्रैंडन जैसे टॉप ओलंपियन को, तभी से डायरेक्ट की एक नेक्स्ट लेवल हाइप बननी शुरू हो गई। एंड फिर हमने अपडेट्स में तो देखा ही है कि डायरेक्ट कितना जेनेटिकली गिफ्टेड है। ही हैज दिस सुपर वाइड शोल्डर्स, ह्यूज लैट्स, इनके जैसे लैट्स आई थिंक इस स्मॉल वेस्ट पर किसी भी एथलीट के नहीं होंगे इस वक्त ओपन डिवीजन में। एंड जो लाइंस आ रही थी डायरेक्ट की बैक पर, दे वर अनबिलीवेबल गाइस। और लास्ट में हार्डी कैच्ड अप टू हिम ऑन ग्लूट्स, वरना डायरेक्ट के ग्लूट्स टॉप टू बॉटम शेडेड थे गाइस शुरुआत से ही। बहुत ही क्लीन, बहुत ही फ्रेश लुक डायरेक्ट की फिजिक का। इट वाज लुकिंग सो फ्रेश एंड रेडी एंड मार्क माय वर्ड माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट इज गोइंग टू बी मिस्टर ओलंपिया। शायद अभी नहीं, अगले 2-3 साल में, बट ही विल, ही हैज दैट एवरीथिंग। एंड हार्डी और इनके बीच में काफी चेज चलेगी आगे से। डायरेक्ट ने बताया कि इस वक्त वो 230 पाउंड की रेंज में थे। तो गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब 212 में कंपीट करा करते थे तो आई थिंक उनका 210 पाउंड के आसपास वेट हुआ करता था। तो इट्स नियरली 20 पाउंड ऑलमोस्ट जो डायरेक्ट ने अपने फ्रेम पर ओपन कैटेगरी के लिए ऐड करा है। और उनका फ्रेम जो है वो उससे भी ज्यादा उन्हें अलाउ करता है ऐड करना, बट इससे उनकी जो लाइंस आती हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं और इसीलिए शायद हैनी ने उन्हें वो अलाउ नहीं करा, क्योंकि ज्यादा मास के साथ ये खतरा तो बना ही रहेगा और वो जो फिजिक का एक नेचुरल फ्रेश लुक आ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हार्डी के साथ का प्लान पोस्ट कॉन्फ्रेंस में हैनी रैमबोर्ड ने बताया कि इस बार उन्होंने प्लान करा था कि कुछ % तक कंडीशनिंग को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 पाउंड तक हैवियर आना होगा। एंड ही केम 10 पाउंड्स हैवियर। ये हार्डी का हैवीएस्ट स्टेज वर्जन था। ही वाज बिगर एंड फुलर। और शायद एक यही चीज थी जो हार्डी के पास से मिसिंग थी, जो हार्डी को चाहिए थी और बैलेंस लाने के लिए। हार्डी की विनिंग मूवमेंट वाज गोल्ड। आप देख सकते हो कैसे ही वाज शेकिंग, बहुत ज्यादा एंशियस थे। आई मीन इट वाज सो इमोशनल गाइस। 212 डिवीजन से आने के बाद किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं करा होगा, नॉट इवन मी, कि डायरेक्ट एंड हार्डी फर्स्ट एंड सेकंड आएंगे। इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। हार्डी का स्ट्रगल वाज सो अनरियल। हार्डी को हियरिंग की प्रॉब्लम है, कई बार वीजा इशूज उन्हें आ जाते थे। देन हैनी रैमबोर्ड ने उन्हें स्पॉन्सर करा। वो उनकी फैमिली की तरह है, जैसे वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर ही केप्ट ब्रिंगिंग कंडीशनिंग विद हिज लिमिटेड फ्रेम। कंसिस्टेंटली वो वर्कआउट करते रहे एंड केप्ट ब्रिंगिंग इट। हैनी ने ये बताया कि व्हेन ही इज वर्किंग आउट ही इज नॉट लीविंग एनीथिंग ऑन द टेबल, ही इज गोइंग ऑल in, but Derek next year is going to push Hardy harder। इसके बाद बात करते हैं ब्रैंडन करी की। जब ये आए थे तब से ही अच्छे लग रहे थे एंड ही वाज बिगर एंड लीनर, बट लोअर बॉडी में ब्रैंडन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की सॉफ्टनेस अभी भी बनाए हुए थे, ये इनकी जाती ही नहीं। और एक सेपरेशन जो आती है इनकी ओवरऑल लोअर बॉडी में वो भी मिसिंग थी, चाहे वो हैमस्ट्रिंग में बोल लो या फिर क्वाड्स में। पोजिंग थोड़ी वीक थी दूसरे एथलीट्स के मुकाबले, और सॉफ्टनेस स्पेशली ऐसे लाइनअप पर जहां हार्डी, डेरेक और निक जैसे एथलीट्स हों, तीनों 3D मसल बैरीज लेकर खड़े थे और एक क्रेजी सेपरेशन और पॉप्ड आउट मसल दिखा रहे थे। वहां इट वाज रिक्वायर्ड गाइस, यहाँ मिस नहीं करी जा सकती ये चीज। और ब्रैंडन की प्लेसिंग इस बार 4th आई, जबकि लास्ट ईयर सिमिलर ही फिजिक थी इनकी और इनकी 2nd प्लेस आई थी। तो इट वाज वेरी क्लियर कि जजेस की प्रेफरेंस और एक डायरेक्शन टोटली चेंज हो गई है। एंड आई स्टिल बिलीव कि रैमी 4th पर वुड हैव बीन बेटर एंड मोर जस्टिफाइड। लेकिन निक वॉकर की तो क्या ही बात करें गाइस, निक इज नॉट फार बिहाइंड ईदो। निक का जो पैकेज हमने देखा वो उनका बेस्ट पैकेज था। यहाँ पर उनकी पोजिंग इंप्रूव थी, वेस्ट पहले से ज्यादा स्ट्रीमलाइन थी विद द एक्स्ट्रा मसल ही एडेड ऑन हिज लेट्स एंड ओवरऑल फ्रेम। और लास्ट ईयर का जो फीडबैक था अबाउट क्वाड्स वो सिग्निफिकेंटली वर्कड अपॉन लग रहा था। इनकी क्वाड्स इंप्रूव थी और बहुत ही बैलेंस्ड एक फिजिक बनकर आ रही थी।
एंड आई थिंक मैट जॉनसन के साथ दोबारा ट्रेन करने का जो इनका डिसीजन था वो एक बहुत अच्छा और सेंसिबल डिसीजन था, क्योंकि मैट ने जैसे पढ़ ली है निक की बॉडी और जिस तरह की हार्डनेस और कंडीशन थी निक की, जहाँ पर वो एक्सट्रीम लेवल था। निक वॉज फ्रीकी, बिल्कुल हल्क जैसे लग रहे थे ये। आई मीन लुक एट हिम गाइस, अ वेरी डिजर्विंग टॉप 3। और अगर ये जीत भी जाते तब भी इट वुड हैव बीन अमेजिंग। ये वो बॉडी बिल्डर हैं जिनकी इंडिविजुअल पोजिंग मुझे सबसे जबरदस्त लगी। इनका मोस्ट मस्कुलर फ्रंट डबल बाइसेप और बैक डबल बाइसेप पोज आउटस्टैंडिंग था, नेक्स्ट लेवल, जस्ट वाओ। यू आर लुकिंग एट अ शॉर्ट फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया गाइस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिग रैमी क्यों फर्स्ट से सीधे 5th प्लेस पर प्लेस कर दिए गए। नाउ इससे बुरा फॉल मैंने शायद किसी भी बॉडी बिल्डर का नहीं देखा होगा। 2021 में 1st प्लेस और 2022 में 5th प्लेस। ऐसा क्या हुआ कि जजेस स्ट्रेट अवे टर्न फ्रॉम हिम। अब बात करते हैं इस बारे में। बिग रैमी का ट्राइसेप हैज सिग्निफिकेंटली वॉश्ड अवे, बिल्कुल गायब से हो गए, एट्रोफिड। और साथ ही बैक में भी सेम इशू लग रहा है गाइस, क्योंकि गाइस सी इस तरह से अपर बैक में मसल जैसे एक आर्मर पहना हुआ, एक जैकेट सी पहनी हुई हो, और लोअर बैक पूरी तरह से क्लियरली फ्लैट, नो मसल, नथिंग गोइंग ऑन व्हाटसोएवर। ये बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है। काफ्स बिल्कुल गायब थी और एक बैलेंस वाली चीज बिल्कुल ही मिसिंग थी। और बैलेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग। अब ये देखिए क्वाड के जो डैम्स दिख रहे हैं, जिनकी हम पहले भी बात कर चुके थे, वो बहुत ज्यादा विजिबल थे यहाँ पर और ऑब्वियस लग रहा था। बहुत मेजरली हिज फिजिक लुक टायर्ड। और जिस तरह का साइज लेकर बिग रैमी ईयर राउंड घूमते हैं 300 पाउंड के आसपास, और जैसी अभी सिचुएशन लग रही है, इट इज रियली बैड फॉर हिम। आई मीन टिश्यू डैमेज टोटली ऑन प्लेसेस। एंड ये चीज गाइस ऐसी होती है जिसे आप मसाज से या फिर कोई थेरेपी से फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपके टिश्यू पूरी तरह से या आपकी नर्व पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है तो इट्स अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन। सर्टेन मसल्स रैमी की बॉडी के आर स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कभी रैमी को उस पीक पर अभी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ये ऐसी चीज नहीं है आपकी बॉडी की जिन्हें आप ट्रेन कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि आपको क्या लगता है रैमी के ट्राइसेप्स पर वर्क नहीं करते होंगे, या उनकी अपर बैक जो ऐसे हैवीली डेवलप्ड लग रही है और लोअर बैक पूरी तरह से फ्लैट दिख रही है, ये क्यों है? क्योंकि अगर आप चेस्ट भी ट्रेन करते हो तब भी आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप इन्वॉल्व होते हैं, राइट? आपके दूसरे मसल्स किक्स इन, चाहे कम ही क्यों ना हो। उसी तरह व्हेन यू आर ट्रेनिंग बैक, आपकी ओवरऑल बैक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर आप अपर लैट्स भी ट्रेन कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक भी कहीं ना कहीं माइनर सी जरूर लेकिन ट्रेन होगी, लेकिन होगी जरूर। बट ये देखिए, ये वीडियो मैंने रिजल्ट्स के फाइनल के एक दिन पहले डाली थी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में वर गेटिंग रूड एंड मीन एंड सेइंग यू आर मैड, यू नो नथिंग, कुछ भी बोल रहे हो, रैमी वन साइडेड विनर है, ऐसी बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे। रैमी इज विनिंग, इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल चीजें। बट सी गाइस, प्री जजिंग के बाद ही आई मेड दिस। आप चेक कर सकते हो, इट्स ऑन चैनल और कमेंट्स भी हैं वहां पर, क्योंकि देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने ये भी कहा था कि यस दिस इज राइट। ऐसा लग रहा है कि इस बार हार्डी एंड डेरेक आर गोइंग टू किल इट। आई सेड इट गाइस वन डे बिफोर द रिजल्ट्स। लुक एट माय वीडियो, इवन द थंबनेल। बट आई थिंक वी शुड स्टॉप लुकिंग फ्रॉम द फैन आई एंड स्टार्ट सीइंग व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग लॉजिकली। रैमी कैन कम ऑफ एंड लूज, क्रिस कैन कम ऑफ और कम विद इंजरीज, और फिर क्रिस कैन ऑल्सो बी बीट। इवन रॉनी कॉलमैन लॉस्ट गाइस। कोई भी नहीं है हु इज अनबीटेबल। नाउ वी हैव दिस थिंग, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्योंकि स्पोर्ट्स आर ऑलवेज अबाउट दैट डे। उस दिन आप कैसे लग रहे हो, उस दिन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। एंड इफ यू आर ऑफ, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल दैट डे, देन चाहे आप जेरेमी बॉन्डिया हो या फिर बिग रैमी, यू आर गोइंग टू नॉट स्टैंड अप टू द गाय जो पूरा पॉइंट पर आया है एंड नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। मतलब एक जो वो बात होती है ना गाइस, जब टॉप 2 रह जाते हैं, अनाउंसर कहते हैं एंड स्टिल, या फिर वो कहते हैं कि न्यू, जिससे पता चल जाता है कि न्यू चैंपियन मिला या वही चैंपियन इस बार भी। तो जब अनाउंस हुआ 5th प्लेस पर तो सब शॉक में थे कि ये क्या हो गया। क्योंकि गाइस आई पर्सनली थिंक इसमें बिग रैमी की कोई गलती नहीं थी, बस जजेस की प्रेफरेंस एंड दैट्स इट। क्योंकि ये इशूज सेम पहले भी थे और यही फिजिक 2021 में 1st प्लेस पर थी और उससे इंप्रूव्ड फिजिक 5th प्लेस पर। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। जब ये इंडिविजुअल पोजिंग करने आ रहे थे ना गाइस, तो इनके क्वाड्स ऐसे हिल रहे थे जैसे अलग ही मास, इनके हर एक कदम के साथ। वो फैक्टर किसी और बॉडी बिल्डर के पास था ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा था। बट गाइस ये तो बाद में हुआ, इससे पहले हुई थी प्री जजिंग, जिससे हमें आइडिया मिल गया था कि इस साल जजेस क्या प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि गाइस जिस तरह से प्री जजिंग में रैमी को एक साइड खड़ा कर दिया गया और प्लेसिंग स्विच कर करके जजेस हार्डी और डायरेक्ट में से 1 या 2 सेलेक्ट कर रहे थे, उससे बहुत हद तक अंदाजा हो गया था कि इस बार पासा पलटने वाला है। बट 5th प्लेस फॉर रैमी वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर श्योर। फ्यूचर किसी वीडियो में हम रैमी की लास्ट फिजिक्स को कंपेयर करेंगे इस बार की फिजिक से और देखेंगे क्या चेंजेस थे। बट फॉर नाउ बिग रैमी ने एक अपडेट वीडियो पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने हार्डी चुपन को कांग्रेचुलेट करा है और कहा है कि वो नेक्स्ट ईयर और इंप्रूव करके आएंगे अपने मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को वापस जीतने। एंड ही गेव हिज बेस्ट एंड ही शोड रेस्पेक्ट टू हिज फेलो कंपेटिटर्स। और इस बात को तो गाइस कोई नहीं भूल सकता कि बिग रैमी इज योर 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन एंड आई रियली रेस्पेक्ट हिम, क्योंकि इतने ज्यादा काइंड और डाउन टू अर्थ है रैमी कि आप ये मूवमेंट देख लो हार्डी के जीतते ही, हाउ ही हग्ड हिम। Respect man, he is the nicest champion. I think it was one of the best Mr. Olympia show in a very long time, जहाँ पे सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी शो कर रहे थे। बट अगर ब्लेसिंग ऑफ वोदीबू को थोड़ा इग्नोर कर दें तो हार्डी चुपन एंड बिग रैमी हमेशा बैक एंड फोर्थ रहे हैं और ये
ईच अदर्स टेल, बट निक ही वाज ऑन 5th प्लेस लास्ट ईयर गाइस, वो 3rd प्लेस पर आ गए इस साल, 2 प्लेसेस अप, और रैमी उनकी प्लेस पर। ब्रैंडन करी और बिग रैमी हमेशा आगे पीछे रहते थे, बट डेरेक हैड एन इक्वल चांस टू बी द चैंपियन इस साल, और अगर डेरेक ये टाइटल जीत जाते तो एक ऐसा रिकॉर्ड होता जो अभी तक किसी ने करा ही नहीं, यहाँ पर आ जाना ओपन डिवीजन में आफ्टर गेटिंग द इनवाइट, क्वालीफाई भी नहीं करा प्रो शो से, एंड ही जस्टिफाइड व्हाट वाज गिवन टू हिम। इसके अलावा टॉप 10 इस बार क्रैक करा रफाएल ब्रांडो ने, ग्रेट शेप एंड सिमेट्री गाइस, बहुत ही एस्थेटिक रफाएल लग रहे थे, जस्ट नॉट बिग इनफ, साइज इनका कहीं से भी ओपन बॉडी बिल्डर वाला था नहीं, इनका फ्रेम उस लेवल का मसल होल्ड ही नहीं कर सकता। मुझे पर्सनली इनकी फिजिक क्लासिक डिवीजन वाली काफी हद तक लगी, बट ही वाज लुकिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग। इयान के बारे में थोड़ा बुरा लगा कि इतनी इंप्रूवमेंट करने के बाद भी वाज बेटर टेस्टेड। अगर ये इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर के लाइनअप पे होती तो फर्स्ट कॉल आउट में 100% ये आ जाते विद हिज इंप्रूवमेंट्स, बट हिज कंडीशनिंग एंड साइज कैन टेक इयान दिस फॉरवर्ड। यहीं तक इनका स्ट्रक्चर इनका साथ दे सकता है, उन्हें इस लाइनअप पर अलाउ कर सकता है। देयर वर सो मेनी गुड गाइज, सो मेनी डिफरेंट यूनिक फिजिक्स। ये एक थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन था कि रफाएल को इयान से आगे प्लेसिंग मिली, क्योंकि यहाँ एक बार फिर जजेस की प्रेफरेंस की बात आती है। जजेस वर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू कंडीशन एंड स्ट्रक्चर, एक बैलेंस की तरफ जजेस ज्यादा जा रहे थे। हंटर लब्राडो वाज प्लेस्ड एट 7th, एंड गाइस स्टीवन वाइनबर्गर जो आई थिंक हेड जज हैं ओलंपिया के, उन्होंने हंटर के बारे में ये बोला भी था कि हंटर लास्ट ईयर ऊपर प्लेसिंग पर इसीलिए रखे गए थे क्योंकि इनका शेप बेटर था, टाइनी वेस्ट थी और गुड वेट टेबल, बट कंडीशनिंग में ही वाज वे ऑफ द निक वॉकर। और इस साल भी हंटर को कंडीशनिंग वे बेटर लानी थी, नहीं तो इस साल ऐसा ही होना था, क्योंकि एवरीवन वाज किलिंग इट एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। आई थिंक जो एंड्रयू जैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था, दैट वाज द बेस्ट मैसेज, कि जजेस ना ही सिर्फ मास चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा वे कर रहे हो, या फिर जजेस ना ही सिर्फ आपको हद से ज्यादा श्रेडिड देखना चाहते हैं कि आपके ग्लूट्स नेक्स्ट लेवल हैं, बट एक कंप्लीट बैलेंस जो चीज होती है वो देखना चाहते हैं बिटवीन एवरीथिंग, एक एस्थेटिक स्ट्रक्चर एंड बेस्ट शेप, मास विद कंडीशन एंड शेप, ये जजेस की रिक्वायरमेंट थी इस साल। बाकी गाइज इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताओ। तो गाइज अब बात करते हैं 212 डिवीजन की, एंड यहाँ पर क्लियरली डोमिनेट करा है शॉन क्लैरिडा ने, कोई भी उनके आसपास नहीं था, कोई मुकाबला ही नहीं था गाइस। वैसे कियोन पियर्सन से यहाँ पर बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस शो में आते हुए, एंड ही इज वेरी इंप्रूव्ड, बहुत ज्यादा अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल वो होल्ड कर रहे थे स्टेज पर। ही वाज द बिगेस्ट एंड मोस्ट मस्कुलर गाय। वैसे 212 डिवीजन की एक खासियत है गाइस, यहाँ पर हर एक एथलीट बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में आता है। अगर आपको कंडीशनिंग देखनी है ना सिर्फ, तो 212 डिवीजन को देखो। और अब कियोन के पास वो सारा मसल था जो उन्हें रिक्वायर्ड था, और अब बस उसे रिफाइन करने की जरूरत थी। अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ मसल एंड कंडीशनिंग, और कियोन यहाँ पर एंड अप करे 6th प्लेस पर। मुझे लगता है गाइस कियोन की प्लेसिंग और अच्छी हो सकती थी, आई थिंक 3rd या 4th वो प्लेस कर सकते थे, बट एनीवेज कमाल अलकार्नी इस डिवीजन में 3rd प्लेसर बने। वैसे जब फाइनल कॉल आउट चल रहा था, कमाल की फिजिक, आई थिंक ये पहला साल है गाइस जब हमने थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई देखी। आई मीन गाइस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कमाल इस वक्त आई थिंक 51 ईयर्स के हैं, एंड एज इज कैचिंग अप टू हिम, बट आई एम श्योर गाइस कि 51 ईयर्स की एज में ऐसा दिखना मतलब यू आर बीटिंग 99.99% ऑफ गाइस। ऐसा नहीं था कि उनकी कंडीशनिंग ऑफ थी या फिर वो पीक मिस कर चुके थे, ऐसा तो वो कभी करते ही नहीं। अभी भी ही वाज ऑन पॉइंट, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइज डिक्रीज लग रहा था कमाल के लेग्स में, एंड कमाल पूरी तरह से ट्राई कर रहे थे फिर से टाइटल जीतने का, बट जिस तरह से उनके लैट्स का एक इशू लग रहा था, एक तरफ से खुल ही नहीं पा रहे थे और लेग्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज लग रहे थे। आई थिंक अब ये सारी चीजें ना हल्के हल्के उनको कैचअप करने वाली हैं, और ये पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए कि आगे जाकर अपनी प्लेसिंग अच्छी कर पाए। ही हैज बीन ऑन द टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप उस चीज से फाइट नहीं कर सकते गाइस। एंजल कार्ड्रॉन यहाँ पर 2nd प्लेस होल्डर बने। नाउ एंजल को आई थिंक और भी ज्यादा डिटेल्स अपने बैक पर ऐड करनी होंगी, इनके रोम्बॉइड्स और लोअर बैक लैग कर रहे थे, एंड ड्यूरिंग द पोजेस इनके साथ भी एक गट इशू दिख रहा था। थोड़ा सा इनको वो भी कंट्रोल करके आना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इतना ऊपर प्लेस कर रहे हो और आपको टक्कर देनी है शॉन क्लैरिडा जैसे एथलीट को, या उनको बीट करना है, तो इट इज गोइंग टू आस्क फॉर एवरीथिंग। मिड सेक्शन इज समथिंग व्हिच आई थिंक ही नीड्स टू वर्क अपॉन एज वेल। साइज में तो उनके पास कोई कमी नहीं है, साइज तो वो बहुत अच्छा खासा होल्ड कर रहे थे। यहाँ पर शॉन क्लैरिडा की अगर बात करें तो उनका वेट था ऑलमोस्ट 178 पाउंड, जो उनका आई थिंक हैवीएस्ट वेट था गाइस, जिसका मतलब है अपने बिगेस्ट पर भी शॉन उस हार्डनेस, उस श्रेड्स और उस कंडीशनिंग को इंटैक्ट रखे हुए हैं, बिल्कुल बनाए हुए हैं अपने सिग्नेचर को, एंड क्लियरली एक विनर वाली फिजिक लेकर आए थे। किसी भी पोज में उनको कोई टक्कर दे ही नहीं पा रहा था। द डिफरेंस बिटवीन शॉन, कमाल एंड एंजल वाज टू बिग। एक भी इनका बैड शॉट नहीं था, एक भी, किसी भी इनके पोज में कोई इशू लग नहीं रहा था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और टाइम के साथ साथ ही डिडंट इवन फेड। उनकी फिजिक जैसे स्टार्ट में थी वैसे ही शो के एंड में भी थी। शॉन एक क्लियर विनर थे, और आई थिंक आने वाले टाइम में भी मैं नहीं देखता किसी एथलीट को इस लाइनअप में शॉन को चैलेंज करते हुए। एक कॉम्पैक्ट फ्रेम पर शॉन पूरी तरह से रॉक हार्ड मसल से पैक्ड थे, बहुत ज्यादा कंप्लीट, और कहीं भी कंडीशनिंग मिसिंग नहीं थी। शॉन को बहुत जगह पर रॉनी कॉलमैन ऑफ 212 डिवीजन भी कहा जा रहा था, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है गाइस। मतलब आपको रॉनी से कोई कंपेयर कर दे तो आप
आप खुद समझ सकते हो कैसी बड़ी बात है ये। और शॉन ने ये प्रूव कर दिया कि वो कभी भी आकर अपना 212 का टाइटल जीत सकते हैं। तो इट वॉज एन अमेजिंग एंड क्लेवर डिसीजन कि 212 में ही रहना चाहिए शॉन को। बट एनीवेज हो सकता है शॉन फिर से नेक्स्ट ईयर ओपन के लिए ट्राई करें, बट ओपन में देखा जाएगा हाउ मैसिव यू आर, हाउ कंडीशनड यू आर, हाउ शेडेड यू आर एंड हाउ मैस्कुलर यू आर। और हो सकता है वहां शॉन काफी कॉम्पिटिटिव रहे, 212 डिवीजन में ही अपनी एक लेगेसी बना लें। वैसे तो मैं चाहता था ये वीडियो में मैं सारे ही डिविजन्स कवर कर लूं, बट वीडियो आप देख रहे हो कितना बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। और कल के वीडियो में मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक। बाकी आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और ऐसे ही आगे भी डिस्कशन रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।